एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आज अभय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा तो अभय दुआ कर रहा था कि उसका विशाल से सामना ना हो, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अभय को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका विशाल से सामने इतना जल्दी होगा। विशाल इन कुछ महीनों में उस बेस जिसका नाम अग्निबेस था, वहां के सबसे ताकतवर इंसानों की गिनती में शामिल हो चुका था। तो लिहाजा अभय के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं था, और यूं कहे कि नामुमकिन था। कहा अभय, जिसे अभी भी कोई भी रैंक हासिल नहीं हुई थी, और वही विशाल जो कि कुछ महीनों में ही सी रैंक की पिक तक पहुंच चुका था और जल्द ही बी रैंक पर प्रमोट होने वाला था। अब अगर अभय विशाल का सामना करता है तो यह तो वही बात हुई, आप बैल मुझे मार। लेकिन अब अभय के पास बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि विशाल और उसकी टीम बिल्कुल उसके सामने थी। अब अभय चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही कदमों की दूरी में विशाल अभय के ठीक सामने आ गया और अपनी आंखें बड़ी करते हुए गुस्से में बोला, मेरे बारे में सब कुछ सच बात कर। तुझे लगा कि तुम मुझसे बच जाएगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था विशाल के हाथों से बचाना इतना आसान नहीं है। और देख, तू आज मेरे सामने खड़ा है। मैं तो बच गया, लेकिन तेरा क्या होगा? तुझे कौन बचाएगा? ना तेरे पास पावर है, ना फैमिली बैकग्राउंड। तू एक लूजर है, और आज मैं तेरा वह हाल करूंगा कि तुझे देखकर कोई विशाल के सामने खड़ा होने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इतना बोलकर विशाल अपनी गैंग के आदमियों को अभय की पिटाई करने के लिए कहता है। अभय डर की वजह से कुछ कदम पीछे लेते हुए विशाल से बोलता है, दे, दे, देखो विशाल, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझ पर फोर्स डाला गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बताया। देखो विशाल, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभय लिटरली विशाल से गिड़गिड़ाते हुए कहता है। अब अगर विलन किसी की बात मानकर उस पर दया दिखाने लग जाए तो भाई फिर वह विलन किस काम का। विशाल का नेचर भी कुछ ऐसा ही था। उसने अभय की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करवाई। उसकी हालात ऐसी हो गई कि ना तो वह चल सकता था, ना बैठ सकता था। मगर खुशकिस्मती से उस सनबेस में मेडिसिन सुविधा थी, जिस वजह से उसका इलाज हो पाया। लेकिन उसको रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लग गया। इस 1 महीने में विशाल अब सी रैंक से प्रमोट होकर बी रैंक पर पहुंच चुका था। अब उसका स्टेटस अग्निबेस में बहुत अच्छा बन चुका था। वह सबसे ताकतवर इंसानों में से एक था। अग्निबेस की गैंग्स जो सबसे ताकतवर थी, उनमें से अब विशाल एक गैंग का लीडर था। लेकिन अभय अभी भी उन लोगों के बीच स्ट्रगल कर रहा था। अभय जब कभी भी शिकार के लिए निकलता तो विशाल और उसकी गैंग उसको परेशान करती थी, उसके साथ मारपीट करती थी। अभय को बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन उसे कोई भी रैंक हासिल नहीं हुई थी। इसी चीज से परेशान होकर वह वापस पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होता है। अभय पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होते ही सबसे पहले अपनी माँ को देखने के लिए अस्पताल जाता है। अपनी माँ को देखकर वह और भी उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका था, लेकिन उसकी माँ अभी तक होश में नहीं आई थी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर वह अंदर ही अंदर टूट चुका था, क्योंकि ना तो वह इपेटस ग्रह पर कुछ अच्छा काम कर पाया और न ही उसकी माँ को ऑपरेशन के बाद होश में ला पाया। इन्हीं सब चीजों से वह इतना टूट चुका था कि उसका दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। वह अपना रुआसे चेहरे के साथ डॉक्टर खैरवार के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर, मेरी माँ को होश में लाने का कोई और तरीका नहीं है क्या? मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। डॉक्टर खैरवार कुछ सोचते हैं और इधर उधर देखते हुए झिंझकते हुए अभय से पूछते हैं, आहा, देखो बेटा, तुम मेरे बेटे की उम्र की हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। लेकिन तुम भी किसी को बताना नहीं, वरना मेरी नौकरी और जान दोनों को खतरा हो सकता है। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो कुछ चुनिंदा इंसानों को दूसरे ग्रह पर इवॉल्व होने के लिए पहुंचा रही है। लेकिन उन ग्रहों पर कुछ चीज ऐसी है जो साइंस तक नहीं समझ पाया। वहां पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारी माँ का इलाज कर सकती हैं, या तुम्हारी माँ को होश में ला सकती है।
मगर उसके लिए तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर अभय हैरान हो जाता है, क्योंकि सीक्रेट मिशन कोई साधारण से मिशन नहीं थे जिनके बारे में हर किसी को पता हो। तो फिर डॉक्टर खैरवार को इसके बारे में कैसे पता? अभय की क्यूरियोसिटी अब पिक पर पहुंच चुकी थी। वह डॉक्टर खैरवार से पूछ ही लेता है, मगर डॉक्टर साहब, इन सब के बारे में आपको कैसे पता? अभय की बात सुनकर डॉक्टर खैरवार मुस्कुराते हैं और अभय से कहते हैं, तुम्हारी ही तरह हम भी कभी जोशीले फुर्तीले जवान थे। डॉक्टर की बात सुनकर अभय अपना मुंह बिगाड़ते हुए मन ही मन सोचता है, लो भाई, शुरू हो गई इनकी प्रेम कहानी में इनसे सीक्रेट मिशन के बारे में पूछ रहा हूँ और यह अपनी सीक्रेट अफेयर की कहानी बताना शुरू कर रहे हैं। अभय का चेहरा देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि वह क्या सोच रहा है। वह अपनी कुर्सी से उठकर अभय के पास आकर उसकी साइड में खड़े होते हैं और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी प्रेम कहानी नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि हम भी तुम्हारी ही तरह जवान थे और हम भी सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे। हमारा मिशन था दूसरे ग्रहों पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना, मगर एक मिशन के दौरान हमारी टीम एक डेजर्ट इलाके में फंस गई और एक एलियन बीस्ट ने हमारी टीम पर हमला किया, जिस कारण हमारे टीम लीडर को बहुत बड़ा घाव हुआ। उनकी जान को खतरा था, लेकिन हमने वहां पर कुछ जड़ी बूटियां का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी रिकवर स्पीड 10 गुना बढ़ गई। उसके बाद से हमने हमारे हर मिशन को कैंसिल कर दिया और बस तब से बेटा मैं यहीं पर हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारी माँ के लिए मेडिसिन उसी ग्रह पर मिल सके। डॉक्टर की बात सुनकर अभय मन ही मन सोचता है, तो यह पुरानी इमारत भी कभी ताजमहल थी। लोगों ने सही कहा है, किसी भी कवर को देखकर उस किताब का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लगता है एक बार फिर दोबारा उसी ग्रह पर जाना होगा। अभय अब अस्पताल से एक आखिरी बार अपनी माँ को देखकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उसके घर के और शहर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था। उस डिस्टेंस में कुछ सुनसान इलाका पड़ता था, जो कि थोड़ा बहुत जंगल से घिरा हुआ था। अभय उस जंगल को पार कर ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक कीट आ जाती है। अभय उस कीट को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि वह कीट नॉर्मल कीट से बहुत अलग थी। उसका साइज नॉर्मल कीट से 3 गुना था और उसके दांत लंबे लंबे नीचे जबड़े से भी बाहर निकल रहे थे। अभय को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह एक इवॉल्व कीट है। सच में हमारे पृथ्वी के एनिमल्स इवॉल्व होकर बहुत ही खतरनाक बीस्ट बनते जा रहे हैं। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। उस बीस्ट को देखकर अभय अपने कदम पीछे लेता हुआ सहमा सहमा धीमी धीमी आवाज में बोल रहा था। तभी अभय की नजर उस कीट के जख्म पर पड़ती है, जिससे लगातार खून टपक रहा था। लगातार खून बहने की वजह से वह कीट सही तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। यह देखकर अभय को कुछ तसल्ली हुई लगता है। यह बिल्ली अपनी मौत के करीब है। मैं खामख्वाह ही डर गया था, लेकिन भाई मेरी तो आज तक गर्लफ्रेंड भी बनी। मैं रंडवा नहीं मरना चाहता था, मगर अब मेरी नहीं, इस बिल्ली की मौत होगी, वह भी मेरे हाथों। इतना कहकर कर अभय अपने खंजर से उसे बिल्ली पर हमला कर देता है, मगर इतनी घायल होने के बाद भी वह बिल्ली अभी भी काफी तेज थी। इससे पहले कि अभय का हमला उस बिल्ली को खरोच भी पहुंच पाता, वह एक टर्न लेकर उसके हमले से बच जाती है और अभय पर ही हमला कर देती है। इतना वक्त इपेटस ग्रह पर गुजारने के बाद अभय की रिएक्शन स्पीड भी काफी हद तक इंप्रूव हो गई थी। इसी वजह से वह उस हमले को डोज करने में कामयाब हो जाता है, मगर फिर भी वह बिल्ली उसे अपने नाखून से कुछ घाव दे देती है, जिससे कि कुछ खून बाहर निकलने लगता है। इतनी जख्मी होने के बाद भी इतनी तेज उस इंसान ने सही कहा था कि हमारी दुनिया के एनिमल्स का इवोल्यूशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अभय उस जख्मी बिल्ली का सामना करते हुए हिरानी से कहता है। अचानक वह बिल्ली अपनी पूरी ताकत से अभय के सामने ही छलांग लगाती है, उसे पर हमला कर देती है। अभय डर के वजह से अपनी आंखें बंद करके अपना अपना खंजर आगे कर देता। अचानक बिल्ली तड़पकर जमीन पर की जाती है। अभय का खंजर बिल्ली के जिस्म के उसी हिस्से पर में जाकर लगा था,
जहां पर बिल्ली को पहले जख्म था। अभय के सामने अचानक की ब्लू रंग की डिजिटल स्क्रीन आती है, जिस पर लिखा हुआ था, कंग्रेचुलेशंस, अपने ई रैंक म्यूटेंट बिल्ली को मारा है। कोई भी आइटम ड्रॉप नहीं किया गया। एनर्जी हासिल करने के लिए इसका कोर यूज करें। अभय को वह नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद खुशी से ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि जहां तक उसे पता था, एलियंस एस रैंक से लेकर कर डी रैंक तक होते हैं, लेकिन यह ई रैंक कहां से आ गई। अब कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, लगता है पृथ्वी के एनिमल्स इतने इवॉल्व नहीं हुई कि वह डी रैंक तक जा सके। मतलब कि इपेटस ग्रह के मुकाबले यहाँ के एनिमल्स बहुत कमजोर हैं। अब अभय अपने हाथ में मौजूद खंजर से उसे बिल्ली का सीना चीर देता है, और उसका हार्ट, जो कि एक कोर में बदल चुका था, एक क्रिस्टल टाइप चमक रहा था, जो कि व्हाइट कलर का था, उसे निकलता है और उसे अपने हाथ में तोड़ देता है, जिससे कि उसकी एनर्जी उसके बदन में जाती है, उसे महसूस होती है और अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। लेकिन अभी भी वही इवोल्व होकर ई रैंक पर भी नहीं पूछा था, क्योंकि उसे अभी भी बहुत सारे एलियंस का शिकार करना होगा ई रैंक तक जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईपेटस ग्रह पर एलियंस डी रैंक से शुरू होते हैं। लगता है मुझे कुछ और दिन पृथ्वी ग्रह पर ही रहकर अपने आप को ई रैंक में इवॉल्व करना होगा, तभी मैं ईपेटस ग्रह पर एलियंस का शिकार कर पाऊंगा। अभय को अपने आप को ताकतवर बनाने का एक तरीका मिल चुका था, क्योंकि ईपेटस ग्रह पर तो विशाल ने उसका जीना हराम कर रखा था। वह वहां पर ताकतवर होना तो दूर, एक कमजोर से दिखने वाले एलियन का भी शिकार नहीं कर पा रहा था। अभय एक उत्सुकता से भर चुका था, क्योंकि उसके पास अब एक तरीका था जो उसे इवॉल्व होने के नजदीक पहुंच सकता था। उसने रंजना को कॉल किया। हेलो मिस रंजना, मुझे एक हथियार की जरूरत है। अभय रंजना को कॉल लगाकर उसे एक हथियार के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास जो खंजर था वह उस बिल्ली से फाइट के दौरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रही हूँ, तुम उसी जगह पर आ जाओ, तुम्हें अपना पसंदीदा हथियार मिल जाएगा। रंजना अभय के कॉल का जवाब देते हुए कहती है और उसे एक एड्रेस सेंड करती है और फोन काट देती है। अभय जब रंजना के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत ही पुरानी इमारत है, जो कि बिल्कुल खंडहर टाइप लग रही है। अभय अपने मन ही मन सोचता है कि क्या रंजना ने अभय को बेवकूफ समझ रखा है। ऐसी खंडहर जगह पर बुलाकर क्या वह अभय का काम तमाम करना चाहती है। अभय यह सब कुछ सोचता हुआ उस इमारत के अंदर पहुंचता है, लेकिन इमारत के अंदर पहुंचने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।